योगेश सर, मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था हाँ जी। जिसमें अभी जो रिसेंटली हुआ ये द्वारका का शायद एक मैटर था ये, परसों ही जिसमें हुआ था। हाँ सेक्शन 17 में इंटरिम आर्बिट्रेटर ने अवार्ड पास करा हम्म। और जिसमें उसने एक रिसीवर भी अपॉइंट कर दिया एक वकील साहब को। हम्म। और पुलिस भी 7 से 8 पुलिस वाले उनके घर पहुंचे हम्म। और 6 से 7 घंटे उनके घर पे भी बैठे रहे। हम्म। तो क्या आर्बिट्रेटर के पास ये पावर है कि वो सेक्शन 17 में ये ऑर्डर पास कर सकता है रिसीवर अपॉइंट करने के बाद उनके मूवेबल एसेट्स को आप फ्रीज कर लो या अपने पास रख लो, और क्या पुलिस को उसका कंप्लायंस करना जरूरी था? तो मेरा आपसे ये सवाल था आज। जीतू सर, बात ये है कि पुलिस ने उस दिन जो द्वारका में किया था वो टोटली लीगल था। हम्म। और समस्या ये है कि शुरुआत कहाँ से होती है कि जब हम बैंक से लोन लेते हैं। ठीक है। जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं हमें पैसे से मतलब होता है। हम क्लॉजेज वगैरह तो पढ़ते नहीं है, बस ये है कि बैंक कहता है इतने परसेंट लगेंगे और ये फाइल चार्ज होगा, ऐसा है, ये पैसे दे दो, यहाँ पेपर्स होते हैं हमारे इसी तरीके से, यहाँ पेंसिल से साइन कर दो, यहाँ साइन कर दो, यहाँ साइन कर दो, बस उसके बाद में अप्रूवल हो जाता है, पैसा आ हाँ। जाता है, पार्टी खुश हो जाती है। ठीक है। समस्या ये आ रही है आज की डेट में बैंक के साथ में। बैंक का भी एक सिस्टम होता है, बैंक कमाता किससे? ब्याज से। ठीक है। और बैंक के पास सेविंग्स पड़ी होती है हमी जैसे लोगों की। बैंक को सिर्फ प्रॉफिट कमाने से मतलब है। तो बैंक क्या है कि बैंक में पड़े हुए पैसे को वो घुमाना चाहता है। जब वो पैसा देता है वो ये देखना ही नहीं चाहता है कि सामने वाले को जो हम पैसा दे रहे हैं क्या वो पैसा लौटा पाएगा या नहीं लौटा पाएगा। बैंक जो है कस्टमर के डिज़ायर्स पे ज़िंदा है। मिडिल क्लास लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उन्हें कंफर्ट चाहिए। एसी हो घर में, फ्रिज हो, टीवी हो। और आजकल क्या है कि जॉब्स में ज़्यादा सैलरीज या इनकम है नहीं, तो ये जो स्टार्टअप इंडिया के नाम पे आजकल काफ़ी लोग पागल हो चुके हैं कि हमें अपना ही बिजनेस सेटअप करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास होता नहीं, कोई बिजनेस प्लान उनके पास होता ही नहीं, ऊपर से बैंक का फ़ोन आ जाए कि आपके क्रेडेंशियल अच्छे हैं, आपके सिविल स्कोर अच्छा है, हम आपको पर्सनल लोन देना चाहते हैं, बिजनेस लोन देना चाहते हैं, कार लोन देना चाहते हैं। वो ये सोच ही नहीं पाते हैं कि आगे हम इस लोन को भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, और वो लोन ले लेते हैं। जितनी गलती कस्टमर की होती है लोन लेने की, उससे ज़्यादा सबसे बड़ी गलती होती है बैंक्स की। बैंक पहले दिन से जानता है कि जिस लोन को हम सामने वाले कस्टमर को देने वाले हैं क्या इसके पास में लोन को पैसा चुका पाने की क्षमता है या नहीं है। उस क्षमता को ये नज़रअंदाज करते हैं। नज़रअंदाज ऐसे करते हैं, उनको लगता है कि यार मान लो हमने 4 लाख रुपए का लोन दिया, 4 लाख का सारा लोन कैलकुलेट करके जो हम कार लोन दे रहे हैं उसमें हम 5-6 लाख रुपए ले लेंगे, मतलब हम 1.5 से 2 लाख रुपए कमा लेंगे। फिर इनकी एक कैलकुलेशन ये भी होती है कि यार अगर मान लो ये पैसा मर भी गया तो कितना मरेगा। मान लो हमने शुरुआत में 50,000 तक कमा लिया, गाड़ी तो हमारे पास वापस से आ ही जाएगी, तो तब भी हमने 50,000 तो कमा लिया। लेकिन इस लोन के चक्कर में क्या है, कस्टमर ट्रैप होने लगता है। कस्टमर को उस लोन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बैंक्स रोज़ फ़ोन करते हैं सुबह शाम, सर कार लोन ले लो, होम लोन ले लो, ये ले लो, फाइनेंस लोन ले लो, दुनिया भर के ऑफर्स आते रहते अभी हैं। जो रिसेंटली आपका जो वीडियो मैंने देखा, जिस जो मैंने उसमें देखा कि वो एक पर्सनल लोन था हाँ, पर्सनल जिसमें लोन था। आर्बिट्रेटर ने ये इंटरिम अवार्ड हाँ, दे दिया, एक तरह से तो फाइनल हाँ, अवार्ड था। अब मैं तो क्या बताता हूँ। आर्बिट्रेटर के पास पावर है रिसीवर अपॉइंट करने की, और क्या पुलिस को जरूरी है उसका कंप्लायंस करना? क्योंकि दरअसल मैंने आपकी वीडियो में देखा आपने एसीपी साहब तक को कॉल किया हाँ, और किया था। उन्होंने भी आपको ये कह के बोल दिया कि कुछ तो हुआ होगा तभी वो पुलिस वाले ऐसे नहीं आएंगे। और उसके बाद जहां तक मैंने आपकी वीडियो देखी है, एसीपी साहब ने आपको दोबारा हाँ, किया नहीं नहीं। किया उन्होंने तो दोबारा क्या कॉल मुझे। पुलिस वाले के पास ये पावर थी इस ऑर्डर का कंप्लायंस करने की? पावर तो नहीं थी जीतू सर। मैं शुरुआत से बताना चाहूँगा प्रॉब्लम कहाँ से आती है। शुरुआत करते हैं कि लोन डिफ़ॉल्ट हो गया। हम्म। लोन डिफ़ॉल्ट होने के बाद एनपीए हो गया। हम्म। एनपीए होने के बाद में बैंक ने जो आपके साथ पेपर एग्रीमेंट साइन कराए होते हैं उसमें आर्बिट्रेशन का एक क्लॉज होता है हाँ कि बिल्कुल अगर होता है। हमारे और आपके बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो आर्बिट्रेशन में जाएंगे। हम्म। आर्बिट्रेशन का फ़ायदा बैंक इस तरीके से उठाती है कि बैंक्स के पास में एडवोकेट्स का पूरा पैनल होता है। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन लीगल। बिल्कुल। और आम आदमी को लॉ की ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। हम्म। दरअसल बैंक करती क्या है कि जैसी आर्बिट्रेशन की बात आती है, दिल्ली में लिए हुए लोन का आर्बिट्रेशन है मुंबई में, चेन्नई में, बेंगलोर में, कलकत्ता में, धरती के उस कोने में करवाएंगे जहाँ पे हाँ, आप पहुँच इनका ही नहीं पाओगे। अलग कराते हैं ये। नोटिस भेजेंगे सबसे पहले कि भाई आर्बिट्रेशन हम नियुक्त कर रहे हैं, आप उसका कोई रिप्लाई नहीं देते हो, तो फिर वो एक तरह से यूनिलेटरली अपनी तरफ से आर्बिट्रेशन अपॉइंट करके उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। फिर सेक्शन 17 उसमें आता है। अब इसमें मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सॉरी, कि इसमें मेरा एक सवाल और था कि कई क्वेरीज ऐसी आ जाती हैं हम लोगों के पास, हम काम करते हैं तो हमारे पास ऐसी क्वेरीज आ जाती हैं कि मेरे पास तो आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है, और कई लोग ज्ञान देते हैं यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, मैंने लोगों से भी सुना है कि आर्बिट्रेशन का नोटिस आ गया, उसको फाड़ के फेंक दो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये कहाँ तक जायज है? क्या आर्बिट्रेशन के नोटिस को कस्टमर को इतना सीरियसली लेना भी चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए। देखिए, आर्बिट्रेशन एक ट्रिब्यूनल है अपने आप में, और ये सिस्टम संसद ने हमारी
लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसलिए पास किया था कि कोर्ट्स में लोन से रिलेटेड जो केसेस हैं उसकी पेंडेंसी ज़्यादा ना बढ़े। कोर्ट्स के पास में वैसी समय नहीं होता सिविल लिटिगेशन में, और लोन्स के अगर केसेस कोर्ट में आ गए तो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हमारे पास में वैसी मैन पावर रिसोर्सेज नहीं है। तो उससे बचने के लिए आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट लाए थे कि अगर बैंक और कस्टमर के बीच में कोई भी कमर्शियल डिस्प्यूट होता है लोन से रिलेटेड, तो उसको आर्बिट्रेशन के अंदर, और आर्बिट्रेशन में सिर्फ लोन नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप दोनों के बीच में, किसी भी क्लाइंट्स के बीच में या कोई बिल्डर के बीच में या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आप ये चाहते हो कि अगर हमारे बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो हम कोर्ट के लिटिगेशन की लंबी प्रक्रिया में ना जाएं, और शॉर्टेस्ट वे में एक आर्बिट्रेटर हम अपनी मर्जी से नियुक्त करके एक मिडल मैन की तरह उससे हम अपना फैसला करवा लेंगे। तो बैंक्स कर क्या रही है, बैंक्स इसका ना मिसयूज कर रही है। मिसयूज ऐसे करती है कि आर्बिट्रेशन क्लॉज में अपनी मर्जी से ही आर्बिट्रेशन अपॉइंट करती है। नोटिस गया कस्टमर के पास में, नोटिस पे रिप्लाई बिल्कुल देना चाहिए कस्टमर को। जैसे ही वो आर्बिट्रेशन के लिए आर्बिट्रेटर नियुक्त करती है, सबसे पहले ऑब्जेक्शन देना चाहिए कि भाई ये मुंबई में, कलकत्ता में क्यों हो रहा है। भाई मैं रहता दिल्ली में हूँ, दिल्ली में मैंने लोन लिया था, तो आर्बिट्रेटर भी दिल्ली का होना चाहिए, कलकत्ता में कैसे होगा। आप ये ऑब्जेक्शन करते नहीं हो। जब आप ऑब्जेक्शन नहीं करते हो तो ये एक डीम्ड इंटरेस्ट माना जाता है कि आपको कोई आपत्ति नहीं है, वो आर्बिट्रेटर नियुक्त कर देते हैं। नोटिस फिर दोबारा आर्बिट्रेटर भेजता है कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है, आप अपने जवाब दीजिए। वो उसको भी, जो कस्टमर है वो उसका भी रिप्लाई नहीं करते हैं। जब आप कस्टमर रिप्लाई नहीं करता है तो वहाँ पे बैंक क्या करता है कि 17 की एप्लीकेशन मूव करता है, जो कि एक इंटरिम ऑर्डर है। आर्बिट्रेशन में 17 में ये वो बोलता है कि मेरा एक जो अनसिक्योर्ड लोन है, ये लोन की सुरक्षा देने के लिए जो कस्टमर है उसकी प्रॉपर्टी अटैच करवा दी जाए, या उसकी सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी को रोक दिया जाए, और या उसके जो मूवेबल या इमूवेबल एसेट्स हैं इस पे हमें होल्ड दे दिया जाए। आर्बिट्रेटर उस ऑर्डर को पास कर देता है। अब जब भी आर्बिट्रेटर इस ऑर्डर को पास कर देता है, इसमें पहले 2015 से पहले आर्बिट्रेशन में जब ये ऑर्डर पास होते थे, ये एनफोर्स नहीं हो सकते थे। रीज़न क्या है कि ऑर्डर तो हो जाता था, लेकिन फिर बैंक वालों को सिविल कोर्ट जाना होता था। सेक्शन 9 में वो एप्लीकेशन लगाते थे कि भाई हमारा ये जो ऑर्डर पास हो गया है इसको एग्जीक्यूट करा दिया जाए। लॉ कमीशन ने इसमें प्रॉब्लम पाई कि हमने आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट बना तो दिया है, लेकिन ये फ्रूटफुल नहीं है। लिटिगेशन अल्टीमेटली तो कोर्ट्स में ही जा रही है, तो फिर फ़ायदा क्या। तो लॉ कमीशन ने लेजिस्लेटिव असेंबली को, हमारे संसद को कहा कि आप इस लॉ में थोड़ा सा चेंज करिए। 2015 के बाद एक अमेंडमेंट आया। अमेंडमेंट में क्या हुआ कि जो इंटरिम ऑर्डर्स हैं, आर्बिट्रल अवार्ड्स जो पास होते हैं, इंटरिम ऑर्डर्स नॉट अवार्ड, जो भी आर्बिट्रेशन में ऑर्डर पास होगा वो कोर्ट के ऑर्डर के बराबर होगा। उसकी जो वैल्यू है वो एक सिविल कोर्ट के बराबर होगी। तो उसमें आर्बिट्रेटर जो होता है ऑर्डर पास कर देता है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आर्बिट्रेटर जो ऑर्डर लिखता है वो इस तरीके से लिखता है कि वो अपने आप में एक जजमेंट दिखती है, ठीक है। और जजमेंट में भी वो लिखने से पहले ये नहीं देखता कि जो वो ऑर्डर लिख रहा है क्या वो एग्जीक्यूट हो सकता है, क्या वो एनफोर्स हो सकता है। आपने लिख दिया कि मूवेबल एसेट अटैच कर लो, किसके? भाई जिसने लोन लिया है उसके ना। लेकिन ऑर्डर में आपने लिख दिया कि भाई उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लो। फिर ये लिख देते हो कि पुलिस की सपोर्ट ले लो। कौन सी पुलिस की सपोर्ट ले लो? सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, डिस्ट्रिक्ट में कौन सी जगह पे सिर्फ ये लिखा रहता है कि पुलिस जो है असिस्टेंस देगी उसे। क्योंकि जो आपका रिसेंटली द्वारका का केस था, हाँ उसमें भी मैंने वो पूरी वीडियो देखी आपकी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और उसमें तो उन्होंने, वो घर में पहुंच गए ना, उन्होंने ये पूछा कि उसका सामान है या उसका सामान नहीं है, और वो 6 घंटे उसके घर पे बैठे रहे। 6 घंटे का टॉर्चर। क्या वो उसमें कुछ कार्रवाई कर सकता था पुलिस के खिलाफ? बिल्कुल कार्रवाई होती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं तो ये बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा जो रोल है, बैंक्स जिस तरीके से आर्बिट्रेशन ऑर्डर का मिसयूज कर रही हैं, उसमें नेक्सस पुलिस डिपार्टमेंट का ही है। और मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि एक एसएचओ जो होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, उसकी नॉलेज में पूरा है। आर्बिट्रेशन एक्ट के अंडर पास हुआ कोई भी ऑर्डर बिना सिविल कोर्ट के एनफोर्स नहीं हो सकता। हमारे सीपीसी में बड़ा क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है कि अवार्ड पास होना एक अलग चीज है और उसके बाद एग्जीक्यूशन अलग चीज है। कोई भी सिविल कोर्ट का भी ऑर्डर अगर पास होता है या कोई डिक्री पास होती है तो उसकी हम बाद में एग्जीक्यूशन डालते हैं। सेम चीज आर्बिट्रेशन में, चाहे 17 का इंटरिम ऑर्डर हो, चाहे अवार्ड पास हो गया हो, आर्बिट्रेशन में जिस जगह पे जो डिफॉल्टर है रह रहा है उसकी एग्जीक्यूशन, ठीक है, या फिर इंटरिम ऑर्डर का जो एनफोर्सेबिलिटी है वो सिविल कोर्ट से करानी पड़ेगी। बैंक्स क्या करते हैं, आर्बिट्रल अवार्ड लिया, उसको लेके थाने पहुंच गए, थाने में वो ऑर्डर जमा करा दिया। एक एसएचओ में यकीन से कह सकता हूं कि वो एक ग्रेजुएट से ऊपर होता है, उसके पास एक एक्सपीरियंस होता है, उसे भार साधक अधिकारी कहा जाता है, जिसके ऊपर थाने से भी आए। वो ये बहुत अच्छे से जानता है कि आर्बिट्रल ऑर्डर पे हम मूव नहीं कर सकते। भाई पुलिस का ज्यूरिडिक्शन क्या है? आप अपने इलाके के मजिस्ट्रेट,
या फिर आपकी जुरिडिक्शन के सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज के ही तो ऑर्डर्स को आप एग्जीक्यूट करोगे भाई। अदर कोर्ट से अगर कोई एग्जीक्यूशन आ रही है तो उसको इस जुरिडिक्शन के कोर्ट से भाई आप उसको एनफोर्स तो कराओगे। क्या ये इस कोर्ट ये पुलिस को पता नहीं है? पुलिस को बहुत अच्छे से पता होती है बात। उस दिन मैं हैरान खुद इसलिए हूं कि कोर्ट का ऑर्डर मुंबई से पास हुआ, आर्बिट्रल ऑर्डर हुआ, मुंबई से पास हुआ, सिविल कोर्ट में यहाँ पे गया नहीं। द्वारका की पूरी पुलिस एसएचओ ने रिटर्न कंसेंट के साथ में 2 लेडी कांस्टेबल, 2 मेल कांस्टेबल और बैंक से एक रिसीवर अपॉइंट होकर उसके घर पे 6 घंटे से उसे टॉर्चर कर रहे हैं। मेरे पास ये फ़ोन आया, मैंने फ़ोन उठाया, मैंने क्लाइंट की प्रॉब्लम समझी, मैंने पुलिस वालों से बात करने की कोशिश करी, पुलिस ने मेरे से बात करनी मैंने वीडियो में देखा पुलिस वाले भाग रहे थे, आपसे बात करना नहीं चाह रहे थे। वो बात क्यों करना चाहेंगे? बात इसलिए नहीं करना चाह रहे, उन्हें पता है कि हम एक इलीगल ऑर्डर, डिफेक्टिव ऑर्डर को हम इलीगल तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि आर्बिट्रेटर से पास हुआ है, लेकिन जब वो एनफोर्स ही नहीं हुआ है सिविल कोर्ट से, वो डिफेक्टिव ऑर्डर है। और पुलिस कब से डिफेक्टिव ऑर्डर को क्या कहते हैं, एग्जीक्यूट कराने लगी। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि या तो इसमें एसएचओ इन्वॉल्व होते हैं या फिर इनके भी सीनियर्स अधिकारी होते होंगे जो जिनके साथ में शायद बैंक के रिलेशंस होते होंगे, तो इनको या तो कहा जाता है कि भाई आप इसी ऑर्डर पे एग्जीक्यूट कर दो। रीजन ये है कि मैंने जब 112 में कॉल करवाया, 112 की भी पुलिस आई। अब चूंकि 112 की पुलिस उसी थाने की जुरिडिक्शन की है, उसको धमकी भी दी कि चल तुझे थाने में देखता हूं। उसको धमकी दे रहे हैं कि भाई तू थाने चल, हम उसी थाने की पुलिस, हम वहां से बताएंगे। भाई क्या बता लोगे उसे? एक तो भाई आप डिफेक्टिव ऑर्डर लेके आ रहे हो, पूरे पुलिस का प्रशासन का इस्तेमाल करते हुए आप एक माइंड मेकअप कर रहे हो कि भाई साहब अब आपके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि आपने जो किया है इसके लिए अब शासन प्रशासन जो है आपके पीछे पड़ गया, आपने बड़ा अपराध कर दिया है। आप इस तरीके का एक पिक्चर क्रिएट करके बैंक की ड्यूटी तो कर रहे हो, आप फिर पब्लिक ड्यूटी थोड़ी कर रहे हो। आपको तनख्वाह मिलती है पब्लिक के टैक्स से, आपका काम है क्राइम रोकना, आपका काम है कोर्ट के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कराना। यहाँ तो आप बैंक के ऑर्डर एग्जीक्यूट करा रहे हो, तो फिर सैलरी भी बैंक से ले लो। वर्दी क्यों डाल रखी है? प्राइवेट वर्दी डालो, बैंक के लिए अपना काम करो। भाई पुलिस डिपार्टमेंट बैंक की नौकरी थोड़ी कर रहा है, और बैंक्स जो अगर उससे काम करवा रहे हैं पुलिस से और पुलिस उनके लिए काम कर रही है, तो मैं कहना चाहूंगा ये नेक्सस है। ठीक है, इस सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने इनके एसीपी को भी कॉल किया, उन्होंने, एसीपी ने तो पहले तो फोन ही नहीं उठाया। फिर फाइनली मैंने गूगल से नंबर लिया, डीसीपी साहब को फोन मिलाया, तो डीसीपी साहब ने कहा कि आप इस नंबर की जगह ये मिला लो। फिर मैंने एसीपी साहब को बताया, और एसीपी साहब का भी एक्सप्रेशन इतना ब्लैंक था द्वारका के। उनका कहना ये था कि ये हो ही नहीं सकता, पुलिस इतनी दूर से आई है तो ऐसी नहीं आ गई होगी। अरे यार, एज ए एडवोकेट मैं आपको कह रहा हूँ यार, मतलब या आप क्या एडवोकेट को लाइटली लेना चाह रहे हैं? भाई प्रॉब्लम हमारे साथ पुलिस डिपार्टमेंट में क्या है कि जो आईपीएस ऑफिसर्स भी है ना, वो एक्चुअल में क्या है कि अपने से बड़ा किसी को मानना नहीं चाहते। एक एडवोकेट अगर उन्हें फोन कर देता तो उनकी ईगो हर्ट होती है। प्रॉब्लम है ईगो हर्ट होने की। यार एक एडवोकेट आपको बता रहा है कि वहां पे एक लीगली एनफोर्सेबिलिटी जो है गलत चल रही है, तो आपका सबसे पहला काम क्या चलता है कि मैं क्रॉस चेक कर लूं कि क्या कहीं मेरी पुलिस गलत तो नहीं कर रही। और एडवोकेट के गलत करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस का गलत लोगों को परेशान करने का, उनको हैरेसमेंट करने का, उनके साथ क्या कहते हैं क्रिमिनल केस को सिविल बनाने का, सिविल केस को क्रिमिनल बनाने का, पैसे खाने का और इलीगल डिटेंशन होने का, कन्विक्शन होने के बाद में भी उनको छोड़ देने का, झूठी एफआईआर लिखना, चार्जशीट में नाम बदलने के सारे इल्जाम जो है पुलिस पे लगते हैं। ये काम पुलिस ही करती है। तो एक एसीपी को तो ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि एक एडवोकेट अगर आपको ये बात कह रहा है कि वहां पे एक डिफेक्टिव ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जा रहा है और आपकी पुलिस शामिल है, वो इतने उनको संज्ञान लेना चाहिए। हाँ, इतनी कोल्ली रिस्पॉन्स दे रही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं मान ही नहीं सकती, लेट मी चेक। अच्छा, लेट मी चेक होने के बाद में मेरे पास दोबारा कॉल नहीं आया कि सही में वैसा हुआ ही नहीं हुआ। लेकिन हाँ, 15 मिनट बाद ऐसा हुआ कि 15 मिनट के बाद क्लाइंट को फोन किया तो वो पुलिस भाग गई वहां से। अच्छा, मैं पुलिस निकल गई वहां से। कोर्ट कचहरी के व्यूअर को मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आपने योगेश जी की पीछे वीडियो जो देखी थी, तो सबसे लास्ट में आपने एक चीज सुनी होगी कि उस व्यक्ति जो पीड़ित था उसने कहा कि अब पुलिस जा चुकी है, पुलिस भाग चुकी है। तो ये बहुत सारी व्यूअर्स को नहीं पता है और ये मुझे पता है क्योंकि योगेश जी के साथ मैं रहता हूं, तो मुझे पता है कि उस दिन एसीपी साहब को योगेश जी ने अपने फोन से एक रिटर्न एसएमएस व्हाट्सएप के थ्रू भेजा था, और वो एक रिकॉर्ड के लिए भेजा था कि आपकी पुलिस ऐसा कृत्रिम कर रही है और आप उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। और जब योगेश जी ने मैसेज भेजा है, उस मैसेज की टाइमिंग के ठीक 5 मिनट बाद वो पुलिस वाले वहां से चले गए। ये उस वीडियो में मेंशन नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये उस दिन हुआ था। दूसरा के जिन लोगों को भी ये लगता है कि आप आर्बिट्रल अवार्ड को फाड़ के फेंक दोगे, आर्बिट्रेशन के नोटिस को फाड़ के फेंक दोगे, आपका कुछ नहीं हो सकता, तो उस वीडियो में जाने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसी ना सुनना, क्योंकि आपको ये नुकसान भरना पड़ सकता है। आपको रिप्लाई देना चाहिए। अगर आर्बिट्रेशन किसी और स्टेट से हो रहा है तो आप रिप्लाई दो ना उनका, आप उन्हें ऑब्जेक्शन फाइल करो किसी एडवोकेट के थ्रू। लोन तो आप ले लेते हो 4 लाख 5 लाख 10 लाख का, लेकिन आपको वकील को फीस देने में 4000 5000 जो आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट करेगा, वो आप देना नहीं चाहते। तो मेरा यही कहना है कोर्ट कचहरी के व्यूअर्स के लिए। बाकी धन्यवाद योगेश सर, आपकी जानकारी हमें अच्छी लगी। थैंक यू।